हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज हम लेकर आए हैं बायो साइंस के बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मीन्स आप लोग देख रहे हैं कि हमने अभी तक इससे पहले 2 क्वेश्चन फंडामेंटल और कम्युनिटी हेल्थ का देख चुके हैं, जहाँ पे 3-3 क्वेश्चन देखे हैं। तो आज भी हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन बायो साइंस से देखने वाले हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। 5 नंबर मीन्स कहा जाए तो एक क्वेश्चन में आपको 4 का जवाब देना रहता है और 20 नंबर का रहता है वो। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। हेल्प क्या, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगातार कंटिन्यू ये पूरे महीने चलते रहेगा। तो आप लोग इसको देखिए और बीच बीच में जो है आपका ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते रहेगा। तो चलिए, जो लोग कॉन्शियस नहीं है पढ़ाई पे, कॉन्शियस हो जाइए, हम आपसे यही कहेंगे, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि अब पहले जैसा एग्ज़ाम रह नहीं गया है कि आप जाएंगे एग्ज़ाम दे देंगे और आपको 80% या 70% नंबर तो कभी नहीं आता है, ऐसे भी नहीं आएगा। तो ये बात समझ लीजिए, बिना पढ़े 80% नंबर 70% नंबर नहीं ला सकते हैं, वही आपका 65-62 में रह जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही मैंने जो पीडीएफ दिया है सेल्फ स्टडी के लिए, वो पीडीएफ का अध्ययन कीजिए। अगर वो पीडीएफ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जितना भी दुख दर्द है सब खत्म हो जाएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग को मैं बता दूं, राइट अबाउट मेंसुरेशन, मासिक चक्र के बारे में लिखिए। सबसे पहले बातें जान लीजिए कि मासिक चक्र होता क्या है। तो देखिए, मासिक चक्र जो होता है यह फीमेल में यह जो है यह एक नेचुरल है। अब मासिक चक्र होता है, देखिए जैसा ये 24 से 28वें दिन जो है ये क्या होता है, ये चलता रहता है। और इसे चक्र साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह प्रोसेस है, ये हमेशा कंटिन्यू हर मंथ जो है ऑटोमेटिक आते रहता है। तो ये जो है इसी के लिए जो है पुनः किसी चीज़ का जो है रिपीटेशन होता रहता है, तो वही होता है एक प्रकार से चक्र। और ये जो हमारा मासिक स्राव होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, तो इसका अलग अलग प्रोसेस है, 4 अवस्थाओं में इसे बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर इसके थ्योरी को समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिएगा, चित्र समझ लीजिएगा तो चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। जैसे मानिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो है वो साइकिल यहाँ पे शुरू होता है। इस वाले ये है यूट्रस का चित्र है, देख सकते हैं। यहाँ से मेंस्ट्रुएशन कोई साइकिल शुरू हुआ, मीन्स कोई भी फीमेल है जब वह 12 से लेकर 16 वर्ष के बीच में वो प्रवेश करती है, तो उसका ये जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है शुरू होता है। मीन्स मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक स्राव उसका जो है शुरू होता है और वहीं से यौना अवस्था प्रारंभ हो जाता है। 12 से 16 वर्ष के बीच में, किसी को 13 वर्ष, किसी को 14 वर्ष, किसी का 12 वर्ष में ही होने लगता है। तो जब ये होता है तो वहाँ पे जो एक कब होता है, तो जब मेंस्ट्रुएशन मीन्स होता है कि जो ये हमारा एग होता है, जो ओवरी में जो एग बनता है, मीन्स जो अंडाशय में जो अंडा बनता है, तो जो ये एग है ये मैच्योर होता है, यहाँ पे परिपक्व होता है इस अंडाशय में। कब, जब कोई फीमेल में, कोई गर्ल्स में जब ये जो शुरू होता है, मासिक चक्र शुरू होना होता है, तो पहले क्या होता है, एक जो है परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद जो है एग क्या होता है, रिलीज होता है। एग रिलीज कहाँ से होता है, तो फैलोपियन जो ये ट्यूब देख रहे हैं, ये वाला जो ट्यूब है, यहाँ से ये क्या होता है, यह एग निकल कर और इसमें प्रवेश करता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब से ये क्या करता है, मीन्स एग मैच्योर हुआ, एग बना, परिपक्व हुआ, एग रिलीज होकर क्या यहाँ आ गया, एग यहाँ इसमें रिलीज कर दिया। मीन्स ये फैलोपियन ट्यूब से जो है ये एग रिलीज हो गया। यहाँ पे रिलीज होने के बाद होता यह है कि यह एग जो है इसमें डेवलप होता है। कहाँ पे डेवलप होता है, तो जो यहाँ पे जो ओवरी का जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे जो है क्या होता है, एग डेवलप होता है, विकसित होता है। और जो है वो क्या करता है, इसमें इंतज़ार करता है। क्या चीज़ का इंतज़ार करता है, कि कोई जो सीमेन होता है, जो पुरुष का जो सीमेन जो होता है उसका ये इंतज़ार करता है कि कौन इंतज़ार करता है, ये एग इंतज़ार करता है एंडोमेट्रियम में कि भाई कोई यहाँ पे हमें सीमन मिले ताकि ये फर्टिलाइज का क्रिया हो सके। बट अगर वहाँ पे जो है जो गर्ल्स होती है तो उसको तो सीमन मिलता नहीं है वहाँ पे उस एग को। तो क्या होता है, वो जो है वहाँ पे एंडोमेट्रियम का जो बाल्ब होता है, जो एग को विकसित करने का काम करता है, पोषण करने का, तो धीरे धीरे जब उससे सीमेन नहीं मिलता है तो एक समय पर जो ये लेयर होता है एंडोमेट्रियम का, ये बीच वाला जो ये लेयर देख रहा है रेड से, ये मोटी लेयर बनाता है। मोटी लेयर मीन्स कहा जाए तो दीवार बनाता है, किस लिए, ताकि जो अंडा को अगर फर्टिलाइज हो, कोई सीमेन मिले, तो जब वहाँ से जब गर्भ शुरू होता है तो वो अंडा को विकसित करे, पोषण दे, इसके लिए ये क्या करता है, मोटा लेयर बनाता है। लेकिन जब सीमेन नहीं मिलता है तो अंडा बेचारा अकेला बच जाता है। अंडा अकेला बच जाता है तो फिर होता यह है कि अंडा तो नष्ट हो ही जाता है। उसके बाद इसका जो दीवार बना हुआ है कि ये जो भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता उसको ये पोषण देता, सभी चीज़ देता। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जब इसको सीमेन नहीं मिलता है तो ये यहाँ पे धीरे धीरे इस अवस्था में आकर और फिर ऐसे टूटने लगता है। ये दीवार जो है टूटने लगता है। टूटने मीन्स कहा जाए
कि ये सब जो मांसपेशी का लेयर बना रहता है पतला झिल्ली के, वो सब टूटने लगता है। टूटने क्यों लगता है? क्योंकि उसे फिर से अगले महीने के लिए प्रिपेयर करना है, तैयार करना है मासिक स्राव के लिए। तो वो क्या करता है टूटकर रक्त के थ्रू जो है इसमें बहुत सारे गंदी पदार्थ है, बहुत सारे यूजफुल चीज़ें भी जो शरीर के लिए बहुत यूजफुल है, वो भी जो है प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह टूटकर ब्लड के साथ जो है निकलने लगता है। और ये जो प्रोसेस है तभी मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, और ये जो है 2 से लेकर 5 से 7 दिन तक ये चलता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस चित्र के माध्यम से कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है कैसे होता है। तो पहले जो है एग परिपक्व होता है। एग जो है परिपक्व जब होता है अंडाशय में, तो ये अंडाशय जो है रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद होता ये है कि ये जो एग है रिलीज जब इसमें हो जाता है तो ये एग जो है अब डेवलप होता है। तो डेवलप कहाँ होता है? तो एंडोमेट्रियम मीन्स ए वाले जगह पर ये होता है विकसित, और यहाँ पे इंतज़ार करता है कि कोई सीमेन, कोई जो पुरुष का जो शुक्राणु है वो आकर हमसे मिले, और आकर मिले तो जो है ये फर्टिलाइज का क्रिया हो। बट जो गर्ल्स होती है उसको तो वहाँ पे क्या है, वो शुक्राणु मिलता नहीं है उसके अंडे को। तो वो अंडा नष्ट होने के साथ ही क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय का आंतरिक परत है, आंतरिक दीवार है, ये भी टूटने लगता है। और टूट कर जो है ये ब्लड के साथ जो है बहुत सारे पदार्थ निकलने लगता है, और जो यही क्या होता है, ये मासिक होता है, मासिक धर्म यही होता है। तो ये चीज़ें को आप लोग समझ गए होंगे। इसी चीज़ को जो है हमको लिख देना है, क्या चीज़ में? थ्योरी में लिख देना है। देखिए अब इस चीज़ को ज़्यादा समझने में आपको टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग देखिए, इस चीज़ को आप लोग जरूर नोट रखिए कि एक स्वस्थ युवती को प्रथम मासिक स्राव या रजोदर्शन से लेकर संपूर्ण प्रजनन काल में गर्भाशय से म्यूकस एवं अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्तस्राव प्रत्येक 28वें दिन के अंतर पर होता है। देखिए ये 28 दिन एग्जैक्ट दिया है, लेकिन 24 से 28 दिन इसका जो है समय होता है। इसके बीच में ये प्रत्येक महीना में आते रहता है, और जो इसका समय होता है वो 2 से जो है वो 5 से किसी में 6 दिन 7 दिन होता है। तो ये चीज़ें चलता है प्रत्येक महीना में। और ये जो होता है एक जो हेल्दी जो गर्ल्स होती है, जो युवती होती है, जिसका यौन आराम प्रारंभ होता है 12 से 16 वर्ष में, यहाँ से लेकर और लगभग जो मोनोपॉज का जो समय है 50 वर्ष, किसी भी स्त्री के यौन अवस्था जो होता है, मतलब जो गर्भ अवस्था का जो क्षमता होता है 50 वर्ष पर लगभग रुक जाता है, तो इसको मोनोपॉज कहते हैं। यहाँ पे गर्भधारण नहीं स्त्री कर पाती है। यह स्राव 3 से 5 दिन तक होता है। मैंने वही बताया कि 2 से 5 या 7 दिन या 3 से 5 है। यह प्रक्रिया 12 से 16 वर्ष की आयु से लेकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक के महीने में, प्रत्येक महीने में होता है। मतलब जब शुरुआती अवस्था होता है तो इसका 12 से 16 वर्ष होता है, और इसका जो अंतिम अवस्था होता है जहाँ पे बंद होता है मासिक स्राव, ये होता है 45 से 50 में। जब तक किसी भी फीमेल में मासिक स्राव चल रहा हो तब तक वो जो है वो बच्चा को जन्म दे सकती है। जैसे ही उसमें मासिक स्राव बंद हुआ, वो बच्चा को जो है वो फर्टिलाइज होने की क्षमता को खो देती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया। चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे कि एक स्वस्थ युवती का जब प्रथम मासिक स्राव या रजोदर्शन से लेकर, मतलब जब किसी गर्ल्स में शुरू होता है उस समय से लेकर, और ये संपूर्ण प्रजनन काल, मतलब जब तक ये प्रजनन करने की इसके अंदर क्षमता है उस काल तक, उस समय तक गर्भाशय से जो म्यूकस श्लेष्मा के साथ अन्य पदार्थ जो निकलता है रक्त के थ्रू प्रत्येक 28वें दिन पर, वही होता है क्या चीज़? मेंस्ट्रुएशन। और ये क्या 3 से 5 दिन तक चलता है, 12 से 16 वर्ष की आयु तक, और 45 से 50 वर्ष की आयु के प्रत्येक महीने में ये आते रहता है। ये चीज़ें समझ गए। एक मासिक चक्र जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है 28 दिन का बनता है। यह प्रक्रिया 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्येक महीने जो है ये क्या होता है, चलते रहता है, और प्रत्येक महीने में जो है 24 से 28वें दिन तक समय रहता है कि ये चीज़ आएगा। और साथ ही जो है ये क्या करता है, आपको 3 से 5 दिन के बीच तक ये चलता है जब ये किसी में आता है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लिए। अब ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। प्रत्येक महीने में जो मेंस्ट्रुएशन आता है ये क्या होता है, प्रत्येक 4 अवस्थाओं में होता है। इस अवस्थाओं को याद रखिएगा कि प्रचुर उद्भावन अवस्था क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रचुर उद्भावन अवस्था, मतलब नाम से स्पष्ट है कि प्रचुर उद्भव मतलब यहाँ पे जो है चीज़ें का क्या होगा, उद्भव होगा। दूसरा है स्रावी अवस्था, सेक्रेटरी फेज, दूसरा में क्या है, चीज़ें स्रावित होगा, सेक्रेटरी फेज है। तीसरा क्या है, प्रागर्त अप्रावस्था, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए ये जो 4 अवस्था है इसको आपको याद दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम अपना से इसमें कुछ डाल नहीं सकते हैं। जो ये फेज 4 होता है, ये 4 फेज याद ही रखना पड़ेगा। इसी 4 फेज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये पूरा होता है। मीन्स ये 4 अवस्था बताता है कि कब क्या स्रावित होता है मासिक धर्म में, वही चीज़ में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा।
तो पहला है प्रचुर उद्भव अवस्था, दूसरा है स्रावी अवस्था, तीसरा है प्रागर्त्व प्रावस्था और चौथा है रजोधर्म की अवस्था। अब जब ये तीनों पूरा हो जाता है तो लास्ट में मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे साइकिल शुरू होता है जो मासिक धर्म होता है, और ब्लड के साथ में बहुत सारे जो है हार्मोनल चीज़ें स्रावित होने लगता है, और वही होता है क्या चीज़ें को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ प्रचुर उद्भव अवस्था, जो पहला है प्रचुर उद्भव अवस्था। इसमें समझिए कि रजोधर्म के समय गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम क्षीण हो जाती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ये सिर्फ 4 अवस्था याद रखना है। कौन कौन? तो ये 4 अवस्था याद रखना है आपको। मैंने 4 अवस्था आपको बता दिया, प्रचुर उद्भव अवस्था, उसके बाद और सारे जो हमने 4 और 3 बताया है। ये 4 अवस्था याद रखने के बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। जैसे जो प्रचुर उद्भव अवस्था होता है तो मैंने एंडोमेट्रियम क्षीण हो जाता है, मतलब जो एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय का आंतरिक दीवार है वो क्या होता है, टूटने लगता है। टूटने क्यों लगता है? क्योंकि उस अंडा जो वहाँ पे विकसित होते रहता है उसको कोई फर्टिलाइज के लिए बीज नहीं मिलता है, इसलिए वो भंग होने लगता है, क्योंकि फिर उसको अगले महीने के लिए तैयार करना है उस दीवार को, तो इसलिए यह क्षीण होने जाता है। और उस 3 से 5 दिन में यह क्षीण होकर ऑटोमेटिक क्या होता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है, और फिर से यह अगले महीने के लिए तैयार करने लगता है उस दीवार को। किस दीवार को? एंडोमेट्रियम के दीवार को, ताकि कोई भी फर्टिलाइज का क्रिया हो तो उसको पोषण दिया जा सके उस निषेचन वाले पदार्थ को। ये चीज़ समझ गए? क्षीण हो जाता है, इसकी पतली परत आधारित शेष रह जाती है, मतलब जो एंडोमेट्रियम के निचली परत होता है उसमें पतला जो शेष रह जाता है वो वहाँ पे रह जाता है, परंतु यह एंडोमेट्रियम या अस्तर मासिक धर्म के 5वें से 6ठे दिन पर स्वयं ठीक हो जाता है। मैंने वही बताया कि यह क्या होता है, 3 से 5 दिनों तक चलता है, और जो भी हानिकारक या जो भी चीज़ें ब्लड के थ्रू स्राव होना रहता है वो टूट कर जो है एंडोमेट्रियम का वाल्व क्या होता है, निकल जाता है, और कुछ बच जाता है एंडोमेट्रियम का पतला दीवार, जो कि फिर से धीरे धीरे अगले महीने में उसे धीरे धीरे मोटा करता है, ताकि चीज़ें को फर्टिलाइज को पोषण दिया जा सके। ये चीज़ें होता है। अब इस अवस्था में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रचुर उद्भवन अवधि है इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो प्यूटरिट ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, ये क्या करता है, दिमाग को हार्मोन स्रावित करने के लिए संदेश देता है। कौन सा हार्मोन? तो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? अग्रखंड जो है फॉलिक उद्दीपक हार्मोन। उद्दीपक हार्मोन आपसे पूछेगा तो लिखिएगा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म पूछ देगा। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि, इसको क्या करता है, निर्देश देता है। तो फलस्वरूप डिम ग्रंथिया जो है परिपक्व हो जाता है। मैंने वही बताया। देखिए जो लोग ये चित्र याद रखे होंगे, ये 4 अवस्था में पहला अवस्था में लिखिएगा, क्या चीज़ लिखिएगा कि पहला अवस्था जो होता है यहाँ पे अंडा परिपक्व होता है, यहाँ पे फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, और जो है ये क्या करता है, एग यहाँ पे परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद जो है ये क्या, अब दूसरे अवस्था में चलिएगा जो कि वहाँ पे है। तो दूसरे अवस्था में जो है, और सब में जो है जो स्त्री का प्रोजेस्टेरोन है, और जो यहाँ पे देख सकते हैं एस्ट्रोजन है, यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करता है, निकलते रहता है। तो जो FSH है, ये FSH क्या करता है, ये एक हार्मोन है जो अंडे को परिपक्व और सारे चीज़ें करता है। अब पहला फेज में क्या लिखिएगा कि अंडा परिपक्व होता है, FSH निर्देशित करता है प्यूटरिट ग्रंथि, और जब ये परिपक्व होने के बाद क्या करता है, दूसरे फेज में अंडा को रिलीज कर देता है। अब यहाँ पे दूसरे फेज में अंडा रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे अंडा को जो है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो एस्ट्रोजन है, जो प्रोएस्ट्रोजन है, ये सब क्या करता है, ये सब इसको चीज़ें को अच्छा करने का काम करता है। और जो दूसरा स्टेप में यहाँ पर आइएगा, फिर तीसरा स्टेप में अंडा को क्या करता है, डेवलप करता है और इंतज़ार करता है तीसरे स्टेप में कि कोई वीर्य आके मिले ताकि ये फर्टिलाइज का क्रिया हो सके। बट यहाँ पे क्या है, चीज़ें फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो जो अंडा डेवलप हुआ रहता है वो क्या होता है, भंगुर टूट जाता है। और चौथे अवस्था में टूटने के साथ ही जो एंडोमेट्रियम का दीवार है वो सब भी टूट के गिरने लगता है ब्लड के थ्रू, और बाहर निकलता है जो भी हार्मोन वगैरह है, FSH या जो LH है, ये सब क्या करता है, बाहर रक्त के साथ निकलने लगता है, और वही क्या होता है, मासिक धर्म होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें को समझ लीजिए। देखिए 3 से 5 दिन जो चलता है ना, ये यही वाला फेज है। ये 3 फेज इससे पहले का होता है, ये पूरे महीने चलते रहता है। पूरे महीने क्रिया होता है, एग मैच्योर होगा, एग रिलीज करेगा एंडोमेट्रियम के बाल्ब में, तो ये सब ये चीज़ करते रहता है। और लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता है तो जो शुरू होता है मासिक धर्म, वो ये वाला है जो कि 3 से 5 दिन में टूट के निकलने लगता है, जो चीज़ें सब विकसित हुआ है। तो चीज़ें को समझ गए, आपको इस चारों में लिख देना है। हार्मोन सब के नाम जरूर लिख दीजिएगा, सब में कुछ ना कुछ आपको हार्मोन सब के नाम जरूर आपको लिखना होगा। जैसे दूसरा में है कि स्रावी अवस्था, सेक्रेटरी फेज। अब सेक्रेटरी फेज में आपको
जो है एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको याद आपको रखना पड़ेगा कि दूसरा जो सिक्रेटरी फेज है इसमें ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये आपको काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम का जो दीवार होता है वो क्या करता है, अंडे को अपने अंदर लेता है और वहाँ पे जो है रखता है ताकि उसे अच्छे से पोषण दिया जा सके। कोई अगर अगले जब समय में अगर इस समय में कोई फर्टिलाइज की क्रिया होता है तो इसको अच्छे से चीज़ों को रख सके। तो ये सारी चीज़ें आप सेकेंड वाला में लिख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड वाला आता है कि प्रीमेचुरल फेज। प्रीमेचुरल फेज वही है जो कि कार्पस ल्यूटियस जो होता है, एक कार्पस ल्यूटियस यहाँ पे नष्ट हो जाता है और जो अंडा होता है वो अंडा भी क्या होता है, यहाँ पे सारा चीज़ें हार्मोन वगैरह रुक जाता है क्योंकि उसे वीर वहाँ पे मिलता नहीं है। और अगले जब चौथा में जाता है तो वह जो है ये सब टूट कर और जो रुका हुआ चीज़ें है यहाँ पे ये निकलने लगता है इस मेंस्ट्रुएशन में, इस मेंस्ट्रुएशनल फेज में रजोधर्म की क्रिया में। तो चीज़ें अगर समझ गए होंगे, बहुत हम समय ले लिए। आप लोग को इसमें जितना भी ज्ञान होगा लिख दीजिएगा, मैंने जितना भी चीज़ें था बता दिया। इसमें मुख्य चीज़ें याद रखिएगा कि जैसे चित्र जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे। आपको इसमें याद रखना है, एक रखना है आपको FSH हार्मोन, एक रखना है ल्यूमिनाइटिंग हार्मोन LH, एक रखना है आपको कार्पस ल्यूटियस और एंडोमेट्रियम। ये सब चीज़ याद रखेंगे तो आप चीज़ों को हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक अवस्था में, चारों अवस्था में आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। और एक जो इसका हार्मोन होता है स्त्री हार्मोन प्रोएस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों भी जब से अंडा परिपक्व होता है उस समय से लेकर चारों फेज से गुजरता है और लास्ट में जब कोई निषेचन नहीं होता है तो ये दोनों प्रोएस्ट्रोजन और ये एस्ट्रोजन ये दोनों क्या करता है, बाहर मासिक धर्म से ब्लड के साथ में ये भी रक्तस्राव होने लगता है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेल्विक बोन या हिप बोन, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए पहले हम इसको चित्र को देख लेते हैं कि पेल्विक बोन है क्या और हिप बोन है क्या। देखिए यहाँ पे यही होता है, यही आपका पेल्विक बोन या इसी को हिप बोन बोलते हैं। किस वाले भाग को, इस वाले जो भाग में आपका ये बोन है इसी को हम लोग पेल्विक या हिप बोन बोलते हैं। इसी को हम लोग आसन बोन भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो पेल्विक बोन है देख सकते हैं, ये हो गया आपका फीमर का, ये हो गया आपका फीमर का बोन। तो ये फीमर के बोन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट है, इससे है ना, यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे ज्वाइंट है। तो ये पेल्विक बोन जो होता है हमारे जांघों के साइड से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। और पेल्विक बोन है देख सकते हैं यहाँ पे, ये पेल्विक बोन है, ये हमारा ये वाला। तो कितना शानदार है, आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए कि पेल्विक बोन कहाँ होता है। तो पेल्विक बोन जो है आपके यहाँ पे होता है, देख सकते हैं हम। तो जो आपका पेल्विक बोन होता है ये वाला देख सकते हैं, ये पेल्विक बोन आपका इस साइड इस प्रकार से होता है। तो चलिए चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है पेल्विक बोन में। देखिए पेल्विक बोन यहाँ पे देख सकते हैं, यह अनियमित आकार की पतली एवं शरीर की सबसे चपटी अस्थि होता है। देखिए जो पेल्विक बोन है ना, यह अनियमित होता है। अनियमित क्यों होता है, क्योंकि इसको कोई रेगुलेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसे जो है अनियमित एवं पतली चपटी अस्थि कहा गया। चपटी तो है ही क्योंकि फ्रंटल है। तो देखे होंगे आप लोग, बाल्यकाल में यह अस्थि 3 अस्थियों से मिलकर बनती है एवं उनके बीच में रिक्त स्थान पर उपास्थि होता है। मतलब जो हम लोग अभी देखे हैं ना, अभी पेल्विक जो हम लोग बोन देखे हैं, इस पेल्विक बोन जो है बाल अवस्था में 3 अस्थियों से मिलकर बनता है और इसके बीच में एक उपास्थि होता है। तो ये जो होता है और वयस्क होने पर ये उपास्थि भी अस्थि बन जाते हैं, मिलकर एक ही अस्थि हो जाते हैं। और ये जो बाल्यकाल में बाल अवस्था में जो 3 हड्डी मिलकर बना होता है, 3 हड्डी जो मिलकर बना होता है और एक जो उपास्थि होता है, तो ये उपास्थि भी और ये तीनों हड्डी मिलकर एक हड्डी बन जाता है। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है पेल्विक या हिप बोन। सबसे ऊपर वाले भाग को इलियम, देखिए सबसे ऊपर वाले जो भाग होता है उसको इलियम बोला जाता है। क्या चीज़, इलियम बोला जाएगा इसको। और आगे की ओर वाले भाग को जघन अस्थि मतलब प्यूबिस, और आगे वाले जो भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं, जघन अस्थि मतलब प्यूबिस बोन, जो कि आप लोग को मैं बताया हूँ। तथा पीछे वाले भाग को आसना अस्थि मतलब एस्कियम बोन बोलते हैं। और इसी जो हम देख रहे हैं पेल्विक बोन या हिप बोन, इसमें 3 बोन, आगे वाले भाग को इलियम बोलते हैं और सामने वाले भाग को जघन अस्थि बोलते हैं, और जो पीछे वाला होता है पीछे वाले को आसन अस्थि बोलते हैं। आसन अस्थि क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह हिप बोन होता है और हम लोग जो बैठने का काम करते हैं हिप के सहारे तो ही बैठते हैं, तो यही होता है। आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए, इसमें 3 भाग इलियम और आगे का प्यूबिस जघन अस्थि और पीछे का आसन अस्थि, नाम से ही स्पष्ट। अगर पिक्चर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। अब हम लोग चलिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्थि के 3 भाग मिलकर एक विशेष रचना दोनों तरफ तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग आराम से देखिए कि यह अस्थि के विशेष रचना देख सकते हैं, ए वाला दोनों तरफ और ए वाला दोनों तरफ, है ना। ए वाला दोनों तरफ और ए वाला क्या करता है, एक विशेष रचना करता है। देख सकते हैं यहाँ पे रचना कर ही रहा है।
उसके बाद है रचना तैयार करता है जो अस्थि की बाह्य सतह पर प्याले कप के आकार का गड्ढा बनाता है। अब ये जो होता है ना, ये जो अस्थि है, ये अस्थि बाह्य स्तर पर कप के आकार का गड्ढा बनाता है। देख सकते हैं बाह्य स्तर जो है कप के आकार का क्या कर रहा है, गड्ढा बना रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं एक कप के आकार का है ना, ये वाला है, तो ये कप के आकार का क्या करता है, गड्ढा बनाता है। ये वाला भाग, ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, कप के आकार का है ना ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, गड्ढा कप के आकार का बना रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला बोन है, ये वाला दोनों साइड से एक रचना दे रहा है और यही रचना क्या करता है, इस प्रकार से बनाता है कि यह जो है बीच वाला भाग एक कप के आकार का रचना तैयार कर देता है। तो ये चीज़ें है हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसको एस्टेबुलम कहते हैं। अब ये जो कप वाला जो एरिया आप लोग देखे हैं, एक खाली वाला जो एरिया हम लोग देखे हैं, ये वाला, तो ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिबुलम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कप वाला जो है इसको हम लोग एसिटिबुलम बोलते हैं। क्या चीज़, एसिटिबुलम बोलते हैं। चीज़ को ध्यान में रखिएगा इस कप वाले एरिए को। और इसी गड्ढे में फीमर अस्थि का गोल सिर शिफ्ट होता है और यही जो होता है ना, इसी में जो है वो क्या होता है, शिफ्ट होता है। देखिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये जांघ वाला क्या है, इसी में ये जो भाग है, इसी भाग में यहाँ पे क्या होता है, देख सकते हैं जांघ वाला भाग क्या है, शिफ्ट होता है। देख सकते हैं एक कप के आकार का रहता है और इसी में जो है क्या होता है, ये शिफ्ट होता है। बोन वाला जो जंघ वाला हड्डी है ये इसी में शिफ्ट होता है और यही वाला है इसी में आपका शिफ्ट होता है। कौन किस में, इस कप का जो एसिटिबुलम है इसमें जो है क्या होता है, शिफ्ट होता है जांघ का हड्डी का ऊपर वाला भाग। ये हो गया। अब गोल शिफ्ट होता है और पेशियों के द्वारा मढ़ दिया जाता है। पेशियों के द्वारा मढ़ के मतलब उसको जकड़ दिया जाता है ताकि वह इधर से उधर ना हिले, जिसके कारण कुल्हे को जोड़ हिप तैयार होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो कुल्हे होता है ना, इसको हिप ज्वाइंट जो है यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला जो है कुल्हे का हिप ज्वाइंट क्या होता है, वो तैयार होता है। तो ये पीछे की तरफ कुल्हा का और ये भी पीछे की तरफ, कौन, फीमर वाला ही इस कप में क्या करता है, ज्वाइंट करता है। किस कप में, पेल्विक बोन के साथ में। और ये पेल्विक बोन जो होता है, एसिटिबुलम कप जो होता है उसमें ये जो है फीमर का ऊपर वाला शिफ्ट जो है इसमें शिफ्ट किया जाता होता है और ये जो फीमर का जो पीछे वाला बोन होता है ये क्या करता है, हिप ज्वाइंट का निर्माण करता है। तो चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर फिगर दिमाग में है तो चीज़ें समझ में आ जाएगा, अगर फिगर दिमाग में नहीं है तो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। फिलहाल वीडियो बड़ा हो रहा है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब मैं यहाँ पे बता दूँ जो पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो इस चित्र को पहले आप लोग देख लीजिए। चित्र क्या देखना है, तो चित्र आपको सबसे पहले आपको देखना है कि ये प्रोस्टेट होता कहाँ पे है। तो चीज़ें को समझ, देखिए जो ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है उसको ठीक नीचे होता है। इस चित्र में यहाँ पे है ए वाला और इस चित्र में यहाँ पे है ए वाला। ए है आपका मूत्राशय और ये है मूत्राशय। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा क्योंकि चित्र अगर समझ लीजिएगा ना तो आधा जो है दिक्कत आपको यहीं पे समाप्त हो जाता है चित्र के साथ ही। तो जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट कहाँ पे है, ए वाला जो है ना, ए वाला गोला छोटा सा ये प्रोस्टेट है। इसमें ए वाला भाग प्रोस्टेट है। चीज़ें को आप लोग ध्यान से देखिए, ए वाला भाग प्रोस्टेट है, इसमें ए वाला भाग प्रोस्टेट है। तो यही है प्रोस्टेट। देख रहे हैं कहाँ पे है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। इससे डायरेक्ट एक क्या है, ये मूत्र नली भी कनेक्ट है और ये मूत्राशय इसके ऊपर में है और इसके नीचे में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके आगे से क्या है, आगे से यहाँ पे मूत्र नली निकल रहा है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। तो अब हम लोग चलिए इसके थ्योरी को देखते हैं। देखिए पुरुष ग्रंथि 5 नंबर में आपसे पूछेगा तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पुरुष ग्रंथि मीन्स क्या है। तो पुरुष ग्रंथि को बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पुरुष ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्राशय के तल के नीचे अखरोट की आकृति में स्थित है। मैंने क्या बताया कि मूत्राशय के नीचे है, था ना मूत्राशय के नीचे। तो मूत्राशय के नीचे अखरोट जो होता है ना, जो लोग खाते हैं अखरोट, उस अखरोट के आकृति में स्थित रहता है। कहाँ, ब्लैडर के नीचे, मूत्राशय के नीचे। यह पुरुष के मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। अब ये जो पुरुष का मूत्र मार्ग है ना, यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा है यहाँ पे देखिए चित्र में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये जो यूरेथ्रा होता है, ये जो मूत्र मार्ग है ना, ये मूत्र मार्ग यहाँ पे है, ये मूत्र मार्ग, ये मूत्र जो नली है ये क्या होता है, ये प्रोस्टेट इसको चारों बगल से घेरा हुआ रहता है। तो ये जो प्रोस्टेट क्या करता है, चारों बगल से इस मूत्र मार्ग को घिरा रहता है। यहाँ पे चित्र में सीधा गोलाकार में दिखा दिया है, बट ये जो मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट क्या होता है, मूत्र नली के चारों बगल से घेरे हुए रहता है। उसके बाद है यह ग्रंथि तंतुमय ऊतक एवं चिकनी पेशी के
पतले परंतु मजबूत कैप्सूल के अंदर रहती है। अब ये जो ग्रंथि होता है प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, यह तंतुमय फाइबर टिश्यू और जो चिकनी पेशी होता है उसके पतले और मजबूत कैप्सूल मतलब क्या होता है आवरण के अंदर रहता है। जैसे अखरोट क्या होता है, अखरोट को पहले क्या कीजिएगा, बहुत मजबूत होता है, उसको ऊपर से बहुत हार्ड उस पर आवरण चढ़ा रहता है कैप्सूल, और उसको फोड़िएगा तब अंदर से चीज़ें मिलेगा खाने वाला। ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यह भी एक तंतुमय ऊतक का बना और चिकनी पेशी के बने एक मजबूत और पतली कैप्सूल के अंदर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। चीज़ों को अखरोट से रिलेटेड करके चलिएगा तो चीज़ें लिख पाइएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ और होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड हम लोग देखे हैं ना ऊपर में अखरोट के आकृति का ब्लैडर के नीचे, उसमें 2 ग्रंथि और होता है। एक तो खुद 2 ग्रंथि हैं ही, उसमें भी 2 ग्रंथि और होता है जो अपने रस स्राव का उसी मूत्र मार्ग में छोड़ती है। अब इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड में 2 ग्लैंड और है, ये अपना रस या अपना स्राव जो क्या करता है उसी मूत्र मार्ग में छोड़ता है, क्योंकि मूत्र मार्ग से कनेक्टेड है, ये चारों ओर से घेरा हुआ है, तो उसका जो भी रस होता है ना वो क्या करता है उसी मूत्र मार्ग में छोड़ता है। जो भाग प्रोस्टेट के अंदर रहता है, जो भाग क्या करता है, वो तो सीधी सी बात है ना कि इसके अंदर भी 2 ग्रंथियाँ हैं, जो इसके अंदर ही होगा प्रोस्टेट के अंदर ही होगा। इन्हीं ग्रंथियों से श्लेष्मा म्यूकस निकलता है, और इन्हीं जो ग्रंथि होता है इसी ग्रंथि से क्या होता है श्लेष्मा म्यूकस निकलता है, और इन्हीं छोटी छोटी कण जो है म्यूकस जो है क्या करता है आगे चल के बीर के रूप में बन जाता है। मतलब क्या समझे कि प्रोस्टेट के अंदर भी 2 ग्लैंड है, 2 ग्रंथि है। अब इस 2 ग्रंथि, अब इसके से यहाँ चारों बगल से ये पीनस को है मूत्र मार्ग, इसको समझिए, इसको मूत्र मार्ग समझिए, और इसके अंदर भी 2 ग्रंथि है। जैसे इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए ये आपका मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग है ना, तो इसके चारों बगल से जो है क्या है ना ऐसे ऐसे घिरा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके अंदर भी 2 ग्लैंड है। अब ये 2 ग्लैंड क्या करता है कि इसमें जो है मूत्र मार्ग में चीज़ों को स्राव करता है, कोई भी तरल चीज़ें हो सकता है स्राव करता है। तो उस स्राव में छोटा छोटा जो कण होता है श्लेष्मा जो होता है, आगे चलकर क्या होता है ये छोटी छोटी कण जो स्रावित करता है ये बीज का क्या करता है रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ें है, देखिए यहाँ पे नलियों के द्वारा मूत्र मार्ग में जाकर बीर का भाग बन जाता है। वही मैंने बताया कि ये जो नलियों के माध्यम से जो ये स्रावित करता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्रावित करता है छोटा छोटा जो नली के द्वारा, तो यही जो जाकर बीर का एक भाग बन जाता है। यदि देखिए यदि इन श्लेष्मको ग्रंथियों में किसी कारण से सूजन हो जाता है, किस श्लेष्मा ग्रंथि में, तो इस वाले श्लेष्मा ग्रंथि में जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है और उसके अंदर भी जो 2 ग्रंथि है उसमें अगर किसी कारण से सूजन हो जाता है तो मूत्र भी रुक जाएगा। मूत्र क्यों रुक जाएगा? क्योंकि मूत्र नली के चारों बगल जो है प्रोस्टेट ग्लैंड घेरा हुआ है, तो ऑटोमेटिक है कि इसमें कोई सूजन होगा तो मूत्र नली को भी क्या करेगा दबाव देगा, प्रेशर देगा। तो वही चीज़ें है, क्योंकि सूजन के कारण मूत्र मार्ग पर दबाव बनता है। मैंने वही बताया कि मूत्र मार्ग के मूत्र नली के चारों बगल से प्रोस्टेट ग्लैंड घेरा हुआ है, इसके अंदर भी 2 ग्रंथि है, और जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी कारण से या इसके अंदर जो ग्रंथि है उसमें कोई कारण से सूजन होगा तो क्या करेगा ये मूत्र नली पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सूजन से इसका वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा तो मूत्र नली पर दबाव बनेगा। तो दबाव जो बनता है प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर से 3 प्रकार की ग्रंथियाँ से मिलकर बनी होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि अंदर से 3 प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनता है, उसके अंदर भी 2 ग्रंथियाँ होता है, लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना ये 3 प्रकार के ग्रंथियों से मिलकर बनता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो अपने खाबों को पृथक पृथक वाहिकाओं से होकर मूत्र मार्ग के प्रोस्टेटिक भाग में पहुंचाती है। जो क्या करता है अपने खाबों को पृथक पृथक मतलब अपने जो उसका काम है उसका अलग अलग वाहिकाओं से होकर मूत्र मार्ग के प्रोस्टेटिक भाग में पहुँचाता है। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना है। अब यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि का वाव मतलब प्रोस्टेटिक सिक्रेशन। प्रोस्टेटिक की चिकनी पेशियों के संकुचित होने से अत्यधिक सूक्ष्म छिद्रा से होकर मूत्र मार्ग में पहुँचती है। अब देखिए प्रोस्टेट का सिक्रेशन कैसे होता है, तो जो प्रोस्टेट का जो चिकनी सतह से जो मिलकर जो चिकनी पेशियों से मिलकर बना है क्या होता है कि यह संकुचित मतलब यह क्या होता है यह मतलब संकुचित हो जाता है और होने से अत्यधिक सूक्ष्म छिद्र से होकर मूत्र मार्ग में पहुंचता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि का जो सिक्रेशन होता है ये क्या होता है प्रोस्टेटिक से जो भी सिक्रेशन होता है ये संकुचित हो जाता है चिकनी पेशिया के कारण, और संकुचित होता है तो उसमें जो छोटा सा छिद्र होता है उसके थ्रू यह मूत्र मार्ग में चीज़ों को क्या करता है पहुँचाता है, जो भी चीज़ें स्रावित होने वाला हो।
यह स्राव शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने में सहायता करता है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी चीज़ें स्रावित हो रहा है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में श्लेष्मा जो होता है, म्यूकस जो होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी स्रावित हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के छिद्र से जो स्रावित हो रहा है, वो जो भी शुक्राणु जो है, शुक्राणु कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है, नीचे जो दो रहता है पेनिस के नीचे जो रहता है, तो इसमें बनता है वृषण। और ये वृषण क्या होता है? ऑटोमेटिक तो निकलता नहीं है, तो ये मूत्र मार्ग से ही निकलता है। और मूत्र मार्ग के ठीक यहाँ पे जो है क्या होता है? प्रोस्टेट ऊपर में चारों बगल से मूत्र नली को घेरा हुआ रहता है। तो ये जो वृष निकलता है क्या होता है? ये गतिशील बनाने के लिए प्रोस्टेट से जो सिक्रेशन होता है सूक्ष्म छिद्रों से, तो ये शुक्राणुओं को क्या करता है? गतिशील बनाए रखने में सहायता करता है तथा स्त्री की योनि की अम्लता को उदासीन करने में भी सहायता करता है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करता है? योनि की स्त्रियों को अम्लता को उदासीन करने में भी सहायता करता है। मतलब अगर कोई फीमेल के वेजिना में अगर एसिडिक ज़्यादा है, तो ये क्या करता है? उसे उदासीन भी करता है। और इस चीज़ को जो है यहाँ पे आप लोग को समझना चाहिए, क्योंकि जब किसी में शुक्राणु जब किसी वेजिनल में प्रवेश करता है, जब फिजिकल रिलेशन होता है, तो उसमें शुक्राणु के साथ साथ बहुत सारे लिक्विड भी वो योनि में प्रवेश करता है, जो कि स्त्री की योनियों को एसिड को क्या करता है? कम करता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझ गए हैं तो आप लोग ज़रूर इसको एक दो बार पढ़िए, PDF पढ़ लीजिएगा और हमारे बातों को सुनिएगा, तो चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा, वरना ऊपर से निकल जाएगा। बायो साइंस नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। हमने समझाने का बहुत प्रयास किया है, 40 मिनट लगभग 35 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं तो आप खुद से PDF पढ़िए, और PDF में तो हर चीज़ दिया ही हुआ है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, समझिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।